अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम थेरापेटिक एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 12 का डीप वेनस थ्रोम्बोसिस टॉपिक पढ़ रहे थे। तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं, जो डीवीटी के रिस्क फैक्टर हैं, इसके अंदर सबसे पहला तो है कि प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन हो जाती है, बेड रेस्ट हो जाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये इनके रिस्क फैक्टर हैं। इसके लिए हमें बॉक्स 12.7 देखेंगे। इसमें पोस्ट ऑपरेटिव पोस्ट फ्रैक्चर इमोबिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, ऑपरेशन के बाद या किसी फ्रैक्चर के बाद पेशेंट को इमोबिलाइज़ किया जाता है, फिर उसके बाद प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट अगर आप करें तो उसमें भी ये डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपका एक्सटेंडेड एपिसोड ऑफ सिटिंग ड्यूरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जब हम करते हैं तो उसके अंदर भी ये इशू आता है कि डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। लिम्ब पैरालिसिस में भी एक्टिव मैलिग्नेंसी हो जाए, कोई कैंसरस इशू है बॉडी में, उसकी वजह से भी डीवीटी हो सकता है। हिस्ट्री ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, अगर आपको पहले कभी लाइफ में डीवीटी या एम्बोलिज्म हुआ है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, तो फिर दोबारा से भी इसकी रिकरेंस हो सकती है। एडवांस एज में, ओल्डर एज में, ओबेसिटी में, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव से भी डीवीटी हो सकता है, और प्रेगनेंसी में भी मोस्ट कॉमन डीवीटी हो जाता है। अब डीवीटी के यहाँ पे हम देखेंगे इसके रिस्क फैक्टर को जो रिड्यूस करती है वो क्या चीज़ है। सबसे पहले हम पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिक देंगे एंटीकोगुलेंट थेरेपी, हाई मोलिकुलर वेट हेपरिन इसमें है। फिर उसके बाद हाई रिस्क पेशेंट, द पेशेंट हु हैज़ अंडरगोस लोअर एक्सट्रीमिटी सर्जरी और हु इज़ ऑन बेड रेस्ट। हमें खुद से पता चल जाता है अगर एक बंदे को प्रोलॉन्ग सर्जरी ये कास्ट इमोबिलाइज़ किया हुआ है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और वो बेड रेस्ट के ऊपर है, तो आप उसको प्रोफाइलेटिक एंटीकोगुलेंट थेरेपी पे ले आएंगे ताकि उसको डीवीटी ना हो। एलिवेटिंग द लेग्स फ्रॉम लेइंग स्पाइन और वन सिटिंग पोजीशन में और लाइंग पोजीशन में, लेटे हुए या बैठे हुए, हम उसकी जो एक्सट्रीमिटी होगी अफेक्टेड उसको एलिवेट कर देंगे ताकि उसके ऊपर प्रेशर ना आए और वहाँ पे डीवीटी ना हो। नो प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सिटिंग स्पेशली फॉर द पेशेंट विद लॉन्ग लेग कास्ट, सिटिंग पोजीशन को अवॉइड किया जाता है इसमें। और सर्जरी के फ़ौरन बाद हम एम्बुलेशन स्टार्ट करा देंगे, इनिशिएशन एम्बुलेशन। एक्टिव पंपिंग एक्सरसाइजेज, डिस्टल एक्सरसाइजेज, एक्टिव पंपिंग होगी, एंकल पंपिंग इसमें आ जाता है। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्रेशन स्टॉकिंग, यूज़ ऑफ सिक्वेंशियल निमोटिक कंप्रेशन यूनिट फॉर पेशेंट ऑन बेड रेस्ट। ये कुछ इसकी जो है फैक्टर है रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ द डीवीटी एंड थ्रोम्बोसिस। इसके दोनों का इसमें ये होता है, अगर हम ये वाली मेजरमेंट करते हैं तो इसके डीवीटी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। मैनेजमेंट हम डीवीटी की कैसे करते हैं, दो तरह की इसकी मैनेजमेंट हम यहाँ पढ़ेंगे। एक अक्यूट केयर मैनेजमेंट, जो कि डीवीटी एक पेशेंट को है उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, एक ये चीज़ है। इसके बाद एक है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब हॉस्पिटल से जब एक पेशेंट घर जाता है तो उसका फॉलो प्लान क्या होगा, उसको क्या करना होगा, क्या इंडिकेशन है, क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये दो हम इसकी मैनेजमेंट यहाँ देखेंगे। If the presence of DVT and the resulting thrombophlebitis is confirmed, immediate medical intervention is essential to reduce the risk of pulmonary embolism. Initial management includes administering anticoagulant therapy, anticoagulant medication, placing the patient on complete bed rest, elevating the involved extremity, and using graduated compression stocking. अब इसमें वही वाली बात की है जो हमने 12.8 में भी पढ़ा है, इसकी मैनेजमेंट के तरीके पढ़े हैं। इसमें हम पेशेंट को जो है कंप्रेशन स्टॉकिंग दे देते हैं, उसके बाद उसकी एक्सट्रीमिटी को एलिवेट कर देते हैं। इसके अलावा हम उसको एंटीकोगुलेंट थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं। ये इसकी अक्यूट केयर मैनेजमेंट है। और बेड रेस्ट में हम क्या करेंगे, during the period of bed rest, exercise usually are contraindicated because movement of the involved extremity may cause pain and is thought to increase congestion in the venous channel when tissues are inflamed. यही कहते हैं कि जब पेशेंट एक बेड रेस्ट पे है तो उसको हम एक्सरसाइज जो है अवॉइड कराएंगे, क्योंकि उसकी वजह से आफ्टर द सर्जरी तो वो पेन कॉज कर सकती है। हाउएवर द ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ व्हेन इट इज़
prudent to discontinue bed rest and resume ambulation after initiating anticoagulant therapies in Christian। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दिया हुआ है डीप वेनस थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का। अकॉर्डिंग टू दिस मैनेजमेंट गाइडलाइन है ये डीवीटी की, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की। इसमें स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट क्या आ रही है? दिल एक और पेन यूजुअली इन द काफ के अंदर आपको हल्का सा एक पेन होगा उसमें, और उसमें टेंडरनेस, वार्मथ और स्वेलिंग होगी जब पाल्पेशन करेंगे पेशेंट की। इसमें प्लान ऑफ केयर में ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। रिलीफ पेन ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लेमेटरी पीरियड। इसमें हम पहली हमारी प्रायोरिटी क्या होती है प्लान ऑफ केयर में कि आपने पेशेंट को पेन रिलीफ करना है उसका। उसमें हम इंटरवेंशन जो अप्लाई करेंगे वो है बेड रेस्ट, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट देंगे, एंटीकोगुलेंट थेरेपी इसमें आ जाएगी, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लोअर एक्सट्रीमिटी, कीपिंग द नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड। स्लाइटली फ्लेक्स पोजीशन में नी को जो है हम एलिवेट रखेंगे, ये है हमारा। इससे पेन भी रिलीफ हो जाएगा, डीवीटी के चांसेस भी नहीं होंगे। दूसरा हमारा पॉइंट आता है एज अक्यूट सिम्टम्स सबसाइड। अक्यूट सिम्टम्स जो हमारे पास है पेन, स्वेलिंग और टेंडरनेस, वार्मथ, ये सारी चीज़ें जो है जब ये सबसाइड होंगी, ख़त्म होगी, फिर हम उसकी फंक्शनल मोबिलिटी को रिगेन करेंगे। ये प्लान ऑफ केयर में है हमारा। उसमें हम क्या यूज़ करते हैं? ग्रेडेड एम्बुलेशन विद लेग रैप्ड इन इलास्टिक और नॉन इलास्टिक बैंडेजेस। हम एम्बुलेशन स्टार्ट कराते हैं पेशेंट की लेग की, जो कि लेग हमारी रैप्ड है इलास्टिक और नॉन इलास्टिक बैंडेजेस में। वैन प्रेशर ग्रेडियंट स्पोर्ट स्टॉकिंग आर वॉन, और तब भी कराते हैं कि जब प्रेशर ग्रेडियंट स्पोर्ट स्टॉकिंग जब उसने पहनी हो तो। लास्ट पॉइंट है हमारा प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ द एक्यूट डिसऑर्डर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पेशेंट अगर डीवीटी का है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो पेशेंट दोबारा से डीवीटी डेवलप कर सकता है, दोबारा से उस डिजीज़ का रिकरेंस हो सकता है, तो हम उसको प्रिवेंट कराएंगे। इसमें हम उसको कॉन्टिन्यूशन ऑफ अप्रोप्रिएट मेडिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यूज़ ऑफ स्ट्रैटेजी टू प्रिवेंट डीवीटी। आप उसको ऐसे स्ट्रैटेजी बताएंगे कि जिससे डीवीटी दोबारा ना हो, और दूसरा हम उसको जो उसकी प्रिस्क्राइब मेडिसिन होगी एंटीकोगुलेंट थेरेपी की, उसको फॉलोअप देंगे। डीवीटी के अंदर जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसमें है पैसिव और एक्टिव मोशन और एप्लीकेशन ऑफ मोइस्ट हीट, यूज़ ऑफ सिक्वेंशियल निमोनिक कंप्रेशन पम्प, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और प्रिकॉशन क्या करेंगे? फॉलोइंग डिस्चार्ज पुटवाल कंटिन्यू एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन, अवॉइड कॉन्टैक्ट स्पोर्ट एंड हाई फॉल रिस्क फिजिकल एक्टिविटी। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें जो प्रिकॉशंस लिखी हैं कि जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज था तो हमने वो एक्यूट फेज़ को फॉलोअप किया है। अब पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के बाद जब घर जाता है तो उसको क्या प्रिकॉशन हम उसको बताएंगे, क्या सजेस्ट करेंगे। तो उसमें यही है कि फॉलोइंग डिस्चार्ज पेशेंट टिपिकली कंटिन्यूज ऑन एन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन फॉर अबाउट 6 months. During at the time period, the patient must avoid contact sport, running, skiing, however, treadmill, walking, jogging, and use of elliptical trainer is permitted. Mandatory helmet use also is advisable during participation in high fall risk activity. इट्स मीन यही है कि जो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन प्रिकॉशंस हैं उसमें पेशेंट को हम कहेंगे कि वो अवॉइड करे विगरस एक्सरसाइजेस को, हाईली रेजिस्टिव एक्टिविटी को, और जॉगिंग हो गया, जंपिंग, वॉकिंग, इन सब चीज़ों को अवॉइड करे, वरना ये रिकरेंस हो सकता है डीवीटी की तरफ। फॉल रिस्क से भी उसको बचाएंगे दोबारा से, ताकि उसके टिश्यू की इंजरी ना हो। अगर आपको चैनल पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक इट एंड शेयर इट। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम दोबारा नए टॉपिक के साथ आएंगे। अल्लाह हाफिज़।